एलसी का मैकेनिज्म मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है। ये बंदा हमारा एप्लीकेंट है या बायर है या इसको मैं इंपोर्टर भी कह सकता हूं। ठीक है, ये हमारा बंदा बेनिफिशियरी है या सेलर है या इसको मैं एक्सपोर्टर भी कह सकता हूं। इन दोनों के बीच में बाई और सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बेनिफिशियरी ने इसको बोला कि भैया मैं गुड्स आपको तब डिस्पैच करूंगा जब आप मेरे फेवर में एक एलसी इशू करा के देंगे, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है। आपने माना मैंने गुड्स आपको सप्लाई कर दिया और आपने पेमेंट नहीं दिया, या पार्ट पेमेंट ले लिया मैंने तो बाकी का पैसा आपने नहीं दिया। तो ये कहता है कि आप अपनी बैंक से मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा के दीजिए तो मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा। अब देखिए, ये बेनिफिशियरी जो है इसने रिक्वेस्ट किया अपनी बैंक को, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां मैंने अलग अलग एरो से आपको दिखाने की कोशिश की। इसने रिक्वेस्ट किया अपने बैंक को, ये इसका बैंक है जिसको हम इशूइंग बैंक कहते हैं, या दूसरा नाम इसका ओपनिंग बैंक भी है। ये बैंक ने देखा ये मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, सफिशिएंट सिक्योरिटी दे रहा है, इसने इसके रिक्वेस्ट पे एलसी इशू कर दी। ठीक है, अब ये एलसी इशू करके भेजेगा एडवाइजिंग बैंक को। ये है मेरा एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक का काम क्या है, जो एलसी इशू की है इस बैंक ने उसको चेक करना, उसको चेक करके उसकी जेन्युइनिटी वेरीफाई करना और उसके बाद बेनिफिशियरी को एडवाइज करना कि भैया ये जो एलसी इशू की है परफेक्ट है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसने एलसी ले ली, गुड्स तैयार किया, गुड्स कंप्लीट करके और इसने शिप कर दिया। अब जैसे ही इसने गुड्स शिप कर दिया, अब ये अपने बैंक से, अब कौन है, नॉमिनेटेड बैंक, ये जो डॉक्यूमेंट इसने तैयार किए वो नॉमिनेटेड बैंक को भेजता है। नॉमिनेटेड बैंक इसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, नॉमिनेटेड बैंक इसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और एलसी अगर उसकी परफेक्ट है, एलसी के अनुसार उसने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके पेमेंट कर देगा। ठीक है, नॉमिनेटेड बैंक का काम क्या है, जैसे ही बेनिफिशियरी ने उसको डॉक्यूमेंट भेजे, ये चेक करेगा कि जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो एलसी में जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनसे मैच करते हैं या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट मैच कर रहे हैं तो नॉमिनेटेड बैंक इसको पेमेंट कर देगा, पेमेंट ऑन बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये पेमेंट कर देगा इसको डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। ये जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पेमेंट कर रहेगा इसको नेगोशिएशन भी बोलते हैं। तो इसको नॉमिनेटेड बैंक को नेगोशिएटिंग बैंक भी हम कई बार बोलते देते हैं, नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है, तो नॉमिनेटेड बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक हमारी एक ही बैंक होती है। अब देखिए, नॉमिनेटेड बैंक ने पेमेंट कर दिया, ये तो बंदा फ्री हो गया, इसको तो पैसा मिल गया, इसका रोल अब खत्म हो गया। अब नॉमिनेटेड बैंक क्या करेगा, अपने डॉक्यूमेंट को क्लेम करेगा, किससे, जो बैंक ओपनिंग बैंक है उससे क्लेम करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भेजेगा ओपनिंग बैंक के पास में। अब देखिए, जब ओपनिंग बैंक के पास में पेमेंट आए तो ये क्या करेगा, पहले ओपनिंग बैंक इशूइंग बैंक के पास इसने डॉक्यूमेंट भेज दिए, नॉमिनेटेड बैंक ने इशूइंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट भेज दिए। इशूइंग बैंक क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट का सेट भेजेगा एप्लीकेंट के पास जिसने एलसी मांगी थी। ये देखिए, इसने इशूइंग बैंक ने भेज दिया एप्लीकेंट के पास, एप्लीकेंट इसका कंफर्मेशन दे देगा, एप्लीकेंट इसका कंफर्मेशन दे देगा कि डॉक्यूमेंट ठीक है, वो तैयार हो जाएगा पेमेंट के लिए। तो ओपनिंग बैंक यहां पेमेंट कर देगा, पेमेंट टू द ऑन ड्यू डेट। जैसे ही यहां से कंफर्मेशन उसको मिल जाएगा, ओपनिंग बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा नॉमिनेटेड बैंक को। ठीक है, तो इशूइंग बैंक बेसिकली क्या करता है, जैसे ही उसके पास डॉक्यूमेंट आते हैं ना, तो वो जो बायर है उससे एक्सेप्टेंस लेता है कि डॉक्यूमेंट ठीक है, बायर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही एक्सेप्ट किया उसने डॉक्यूमेंट को, अब इसकी ड्यू डेट है पर्टिकुलर, तो ड्यू डेट पे ये इसको पेमेंट कर देता है। अब देखिए, अब ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया तो इसका भी रोल खत्म हो गया। अब रोल बच गया इशूइंग बैंक का। पैसा इशूइंग बैंक का फंसा है, इसको पैसा किससे लेना है, एप्लीकेंट से या इंपोर्टर से या बायर से। अब बायर क्या करेगा, ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा किसको, बैंक को जिससे उसने पैसा लिया था। ये पैसा अल्टीमेटली गया ना एक्सपोर्टर के पास में, तो ये ड्यू डेट पे बायर जो है पेमेंट कर देगा अपनी बैंक को। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। देखिए, ये इंपोर्टर है, यहां पे ये एक्सपोर्टर है, दोनों के बीच में टर्म्स कंडीशन तय हुई, बाई सेल का एग्रीमेंट हुआ। बाई सेल का एग्रीमेंट हुआ तो एक्सपोर्टर ने बोला भैया एलसी इशू कराओ, इसने अपनी बैंक को रिक्वेस्ट किया, यहां से एलसी इशू कराई। एलसी के लिए बीच में एक एडवाइजिंग बैंक आ गया, उसने
एलसी को वेरीफाई किया, जेन्युइननेस वेरीफाई की, और इसने एक्सपोर्टर को सजेस्ट किया, एडवाइज किया कि एलसी परफेक्ट है। उसने एलसी ले ली, अपना गुड्स तैयार किया, एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे ही एक्सपोर्ट तैयार किया, शिपमेंट हो गया उसका, उसने नॉमिनेटेड बैंक से क्लेम किया कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट लो और मुझे पेमेंट कर दो। नॉमिनेटेड बैंक क्या करेगा, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट उसके एलसी की टर्म्स के हिसाब से हैं या नहीं। अगर एलसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट हैं तो ये इसको पेमेंट कर देगा। तो यहां जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट मिल गया, उसका रोल खत्म हो गया। अब जब ये पेमेंट करेगा इसको, तो ये पेमेंट किसके बेसिस पे करेगा, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। इस जो प्रोसेस है इसको हम नेगोशिएशन भी बोलते हैं। तो ये बैंक जो है नॉमिनेटेड बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक भी कहलाती है। अब देखिए इसका रोल खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया, अब नॉमिनेटेड बैंक रह गया। नॉमिनेटेड बैंक किससे क्लेम करेगा, ओपनिंग बैंक से। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को लेगा और क्लेम करेगा, पेमेंट क्लेम करेगा अपना इशूइंग बैंक से। अब इशूइंग बैंक क्या करेगा, कंफर्मेशन मांगेगा किससे, बायर से, एक्सेप्टेंस मांगेगा। बायर ने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया डॉक्यूमेंट को, वैसे ही ड्यू डेट पे ये पेमेंट कर देगा नॉमिनेटेड बैंक को। तो नॉमिनेटेड बैंक का भी रोल खत्म हो गया। अब टर्म्स कंडीशन रह गई किसके बीच में, एप्लीकेंट के बीच में और इशूइंग बैंक के बीच में। अब जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट पे एप्लीकेंट क्या करेगा, इसको इशूइंग बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इशूइंग बैंक का भी काम खत्म हो गया। एप्लीकेंट ने माल खरीदा, उसने पेमेंट कर दिया और ये पूरा प्रोसेस सेटल हो गया। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो ओपनिंग बैंक है ना, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि ओपनिंग बैंक की रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, या जो ओपनिंग बैंक है वो छोटा बैंक है। तो जो एक्सपोर्टर है उसको भरोसा नहीं रहता कि ये पैसा पता नहीं पेमेंट कर पाएगा या नहीं ओपनिंग बैंक। तो वो एडवाइज करता है कि बीच में एक और बैंक लाया जाए जो ओपनिंग बैंक के बेसिस पर कंफर्मेशन कर दे कि ओपनिंग बैंक ने अगर पेमेंट नहीं किया तो कंफर्मिंग बैंक पेमेंट करेगा। तो ये एक बैंक इसमें पिक्चर में आ जाता है जिसको हम कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। ये ओपनिंग बैंक के बिहाफ पे कंफर्म करता है कि अगर ओपनिंग बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट करूंगा। तो यहां कंफर्मिंग बैंक पिक्चर में आ गया। इसके अलावा एक रीएम्बर्सिंग बैंक भी है, जो मैंने अभी आपसे पीछे चर्चा की थी। रीएम्बर्सिंग बैंक का रोल क्या है, रीएम्बर्सिंग बैंक का रोल यह है कि अब देखिए ओपनिंग बैंक कई बार रीएम्बर्सिंग बैंक को ऑथराइज कर देता है। रीएम्बर्सिंग बैंक जनरली वो बैंक होता है जिसमें ओपनिंग बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट होता है। तो ये इसको ऑथराइज कर देता है रीएम्बर्सिंग बैंक को कि आप डायरेक्ट नॉमिनेटेड बैंक को पेमेंट कर दो या जो कंफर्मिंग बैंक है उसको पेमेंट कर दो। तो इसमें एक और बैंक पिक्चर में आ जाता है जो रीएम्बर्सिंग बैंक कहलाता है। अदरवाइज रीएम्बर्सिंग बैंक का रोल कम ही आता है, कंफर्मिंग बैंक का रोल जरूर आता है। तो इस तरह से पूरा मैकेनिज्म चलता है एलसी का, जिसमें एक बायर होता है, एप्लीकेंट होता है, एक सेलर होता है, एक्सपोर्टर होता है, एक नॉमिनेटेड बैंक होता है या नेगोशिएटिंग बैंक होता है, एक ओपनिंग बैंक होता है जिसको ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक कहते हैं, बीच में एक एडवाइजिंग बैंक होता है जो इसकी एलसी को जेन्युइननेस वेरीफाई करता है और एडवाइज करता है एक्सपोर्टर को। इसके अलावा एक्सपोर्टर कभी चाहता है तो एक कंफर्मिंग बैंक बीच में आ जाता है। इसके अलावा एक रीएम्बर्सिंग बैंक भी बीच में आ जाता है अगर जरूरत होती है तो। इस तरह से इसमें पहली पार्टी ये हो गई, दूसरी पार्टी ये हो गई, तीसरी पार्टी ये हो गई, चौथी पार्टी ये हो गई, पांचवी पार्टी ये हो गई, या ये कह लें 1 2, ये थर्ड पार्टी हो गई हमारी, ये फोर्थ पार्टी हो गई और ये फिफ्थ पार्टी हो गई। इसके अलावा ये सिक्स्थ पार्टी और ये सेवंथ पार्टी। इस तरह से पूरा मैकेनिज्म एलसी का चलता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एलसी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि एलसी का पूरा मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। अब हम आगे चलेंगे जिसमें हम जानेंगे